मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है कि जो नई नई जानकारियां हैं कृषि की, खेती की, वो किसानों तक पहुंचे। जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं वो अपने खेतों में प्रयोग करें और वो ऐसे कोई काम ना करें जिससे खेती में नुकसान होता हो। इसके लिए मैंने किसान भाइयों के लिए एक विशेष प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो खास तौर से किसान भाइयों के लिए है। इसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं, तो किसान भाई इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, कृषि किसान। और भी एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड प्लेलिस्ट हैं जिनको आप देख सकते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो सूक्ष्म जीवों की जो जैव उर्वरक होते हैं, चाहे पीएसबी है, एजोटोबैक्टर है, या एनपीके कंसोर्शिया है, केएमबी है, क्या हमको इनको रासायनिक खादों के साथ मिलाना चाहिए? क्या हम इनको यूरिया के साथ मिलाकर के खेत में डाल सकते हैं या डीएपी के साथ मिलाकर खेत में डाल सकते हैं? क्या एफवाईएम गोबर की खाद में मिला के डाल सकते हैं? अगर डाल सकते हैं तो कैसे डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहिए तो क्यों नहीं डालना चाहिए? तो पहले हम बात करेंगे, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं। पीएसबी बैक्टीरिया है, केएमबी बैक्टीरिया है, एनपीके कंसोर्शियम में बैक्टीरिया और फंगस हैं। ये भूमि में जाकर के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। और इनकी जो सेल होती है बहुत नाजुक सेल होती है। बैक्टीरिया की सेल बहुत नाजुक होती है, फंगस जिससे बनी है उसकी सेल बहुत नाजुक होती है। अगर ये केमिकल के संपर्क में आते हैं तो ये केमिकल इनके लिए विष का काम करते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। अगर किसी बैक्टीरिया को हम किसी भी साल्ट के साथ मिलाएंगे तो वो बैक्टीरिया वहां ग्रो नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर हमारे पास डीएपी खाद है या यूरिया है और इसको हम खेत में डालना जा रहे हैं बुआई के समय, और इसमें अगर हम एनपीके कंसोर्शिया मिला दें। अब एनपीके कंसोर्शिया में क्या है? बैक्टीरिया की सेल है, फंगस की सेल है। ये सेल ग्रो नहीं कर पाएंगी और वो साल्ट का काम करेगा, फर्टिलाइजर, और इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो ग्रो होना चाहिए था वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएगा। बैक्टीरिया है या फंगस है या सूक्ष्म जीव को ग्रो होने के लिए जैविक पदार्थ चाहिए, उनको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। जब तक, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जैविक पदार्थ जो होता है, जो जैविक कार्बन होता है, वो इनके लिए भोजन का काम करता है। तो अगर हम यूरिया डीएपी के साथ ये एनपीके कंसोर्शियम मिला रहे हैं या पीएसबी मिला रहे हैं या केएमबी मिला रहे हैं या एजोटोबैक्टर मिला रहे हैं, तो समझिए ये हमारा नुकसान हो रहा है। ये इसके साथ ग्रो नहीं कर पाएंगे। इनको ग्रो होने के लिए जैविक कार्बन चाहिए, जो या तो गोबर की खाद से मिलेगा, कंपोस्ट से मिलेगा, या मिट्टी के अंदर जो जैविक कार्बन है, जैविक पदार्थ है, वो उससे मिलेगा। तो आप खेत में अगर डीएपी डालने जा रहे हैं और उसके साथ आपने पीएसबी मिला दिया तो ये इसकी सेल की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। एनपीके कंसोर्शियम मिला दिया डीएपी के साथ, यूरिया के साथ, ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप जो भी जैव उर्वरक डाल रहे हैं, चाहे एजोटोबैक्टर हो रहा हो, चाहे केएमबी है, चाहे पीएसबी है, चाहे एनपीके कंसोर्शिया है, आप इसको किसी भी खाद के साथ नहीं मिलाएं। ना इसे जिंक सल्फेट के साथ मिलाएं, ना इसे डीएपी के साथ मिलाएं, ना इसे यूरिया के साथ मिलाएं। क्योंकि आप जैसे ही इसको मिलाएंगे, ये जो साल्ट है इसके लिए विष का काम करेंगे और इनकी डेथ हो जाएगी। और फिर जब इनकी डेथ हो जाएगी तो वो भूमि के अंदर अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो हमको इनके साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो हम इसको किसके साथ मिला सकते हैं? हम इसके साथ मिला सकते हैं जो उसके लिए भोजन का काम करते हो, विष का काम नहीं करते हो। जैसे मैंने बताया, सूक्ष्म जीवों के लिए जो भोजन होता है वो जैविक कार्बन होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, सड़े गले पदार्थ होते हैं। तो इसका मतलब की है कि हम इसको गोबर की खाद में मिला सकते हैं, हम इसे कंपोस्ट में मिला करके खेत में डाल सकते हैं। और यही इसका सही तरीका होता है कि अगर हमें अपने खेत के अंदर जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी है, जैव उर्वरकों को बढ़ाना है, तो हम इसे गोबर की खाद के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके खेत में डाल दें। जब ये गोबर की खाद के साथ संपर्क में रहेंगे तो इस खाद का प्रयोग अपने भोजन में करेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, फिर ये मिट्टी के अंदर अपना काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए आप जब भी इन सूक्ष्म जीवाणुओं को या सूक्ष्म जीव, चाहे वो जैव उर्वरक के रूप में हो या कंसोर्शिया के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आप कभी भी उनको रासायनिक खादों के साथ मिला के अपने खेत में नहीं डालें, उनको अलग अलग डालें। तो सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि बुआई करने से 10-15 दिन पहले ये जितने भी हमारे जैव उर्वरक हैं गोबर की खाद में मिला करके अच्छी तरह से हमें खेत में डाल देने चाहिए। जब बुआई से 15-20 दिन पहले हम डालेंगे तो ये खेत के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी। तो अगर पीएसबी होगा तो जब इसकी संख्या बढ़ेगी, इस बैक्टीरिया की, पीएसबी की, फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, जब इसकी संख्या बढ़ेगी तो मिट्टी के अंदर का जो फास्फोरस होगा उसको घोलने का काम करेगा और पौधों को फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाएगा।
इसी तरह से अगर एजोटोबैक्टर है और हमने गोबरी खाद के साथ मिला के डाला है, वो मल्टीप्लाई करेगा और जमीन के अंदर नाइट्रोजन का योगीकरण करेगा, वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींच करके मिट्टी के अंदर लाएगा। केएम भी है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये गोबर की खाद के साथ मल्टीप्लाई करेगा और मिट्टी के अंदर, हमारे खेत के अंदर जो पोटेशियम फिक्स हो गया है उसको भी सॉल्वलाइज करेगा, मोबिलाइज करेगा। इसी तरह से एनपीके कंसोर्शिया है, उसके अंदर भी जितने भी सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो गोबर की खाद के साथ हम डालेंगे, 15-20 दिन पहले डालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और जब तक हम बीज बोएंगे, उसकी जड़ें आएंगी, तब तक ये पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखिए, आप कभी भी ये सूक्ष्म जीव वाली जितनी भी खाद है, कभी भी किसी भी रासायनिक खाद के साथ ना मिलाएं। यूरिया है, डीएपी है, जिंक सल्फेट है, जो भी आप खाद डाल रहे हैं, एमओपी है, किसी भी रासायनिक खाद के साथ आपको सूक्ष्म जीव वाली खाद कभी भी नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि ये जो रासायनिक खाद होती हैं, ये इनके लिए इतने इसमें रसायन होते हैं कि ये इनके लिए विष का काम करने लगते हैं और ये इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। सूक्ष्म जीव हमको उन्हीं के अंदर मिलाने चाहिए जिसके लिए जो वो उसका भोजन हो और वो अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर सके। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि हमको रासायनिक खादों के साथ इसको नहीं मिलाना चाहिए और अगर कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इसके साथ मिला करके हमें खेत में डालनी चाहिए और बुआई से 15-20 दिन पहले डाल दें तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर इस तरह से आप सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे और मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ेगी। तो यूरिया देखिए क्या होता है, यूरिया को घोलने के लिए सूक्ष्म जीव की आवश्यकता नहीं है, वो पानी में घुल करके अमोनिया बना लेगा। डीएपी को तोड़ने के लिए, डीएपी जब हम डालते हैं उसको तोड़ने के लिए किसी सूक्ष्म जीव की आवश्यकता नहीं है, किसी बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है। डीएपी पानी में घुल के खुद ही अपने आप अमोनियम और फास्फेट बना लेता है। तो हम डीएपी के साथ सूक्ष्म जीव को क्यों मिलाएं? ये अंदर का जो फास्फोरस है, मिट्टी के अंदर का जो फास्फोरस है, कैल्शियम के साथ बंधा हुआ है, एल्युमिनियम के साथ बंधा है या आयरन के साथ जो बंधा हुआ फास्फोरस है, उसको घोलने का काम करता है। इसी तरह से एमओपी है, ये पोटेशियम क्लोराइड होता है, पानी में घुलते ही पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाता है, इसको तोड़ने के लिए किसी सूक्ष्म जीव की आवश्यकता नहीं है। केएमबी जो होता है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, उस पोटेशियम को निकालता है मिट्टी के अंदर से जो फिक्स हो गया है, जो मिट्टी के कणों के बीच में फंस गया, उसको निकालने का काम करता है। तो जो हमारी रासायनिक खादें होती हैं वो पानी में खुद ही घुल जाती हैं, वो उनको घोलने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता नहीं होती। तो हम क्यों इसको मिलाएं? और दूसरा, सूक्ष्म जीव इनके संपर्क में आने पे मर जाते हैं, तो इसको घोलने के लिए तो पानी पर्याप्त है, मिट्टी के अंदर नमी है, खाद अपने आप घुल जाएगी। और अगर हम इसको सूक्ष्म जीव मिलाएंगे, एक तो सूक्ष्म जीव इसको घोलते नहीं है, दूसरा मर जाएंगे। सूक्ष्म जीव किसको कौन सा फास्फोरस को घोलेंगे? जो मिट्टी के अंदर फंसा हुआ है, एल्युमिनियम के साथ या आयरन के साथ या कैल्शियम के साथ या किसी और के साथ जो फंसा हुआ है, उसको घोलने का काम करते हैं। मिनरल्स के बीच में जो पोटेशियम फंसा हुआ है उसको निकालने का काम करते हैं। एजोटोवेक्टर जो होता है, खुद स्वतंत्र होकर के वायुमंडल की ऑक्सीजन लेके नाइट्रोजन बनाने का काम करता है। तो इसलिए रासायनिक खादों के साथ आप ये सोचे कि हाँ, हम एनपीके कंसोर्शियम मिला दें या बायोफर्टिलाइजर मिला दें तो खाद बहुत अच्छा तरह से काम करेगी, ऐसा नहीं है। दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। इसलिए आप सूक्ष्म जीवों वाली खाद है, बायोफर्टिलाइजर है, उसको गोबर की खाद के साथ मिला के खेत में डालिए और इसको कभी भी रासायनिक उर्वरकों के साथ कभी भी भूल के मत मिलाइए, नहीं तो आपको सूक्ष्म जीवों को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। और ये जितनी भी खाद जैसे मैंने आपको बताई, एमओपी है, एनपीके है, यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, पानी में घुल जाती हैं और घुल करके पोषक तत्वों को देती हैं। इसके बाद के जो कन्वर्जन होते हैं, इसके अंदर के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो उसमें सूक्ष्म जीव इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए आप इनको कभी भी नहीं मिलाइए, इनको अलग अलग प्रयोग कीजिए। मिट्टी के अंदर जो पहले से ही उपलब्ध फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक है, उसको निकालने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। इसलिए इनको बुआई से 15-20 दिन पहले दे देना चाहिए गोबर की खाद के साथ, क्योंकि गोबर का खाद इनका फूड है, इनका भोजन है, और जब इनको भोजन मिलेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जैसे मैंने बताया, केमिकल फर्टिलाइजर इनका फूड नहीं है। जब इनका फूड नहीं है तो हमें इनके साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि आप बायो फर्टिलाइजर्स को, एनपीके कंसोर्शिया है, कोई भी है, पीएसबी है, केएमबी है, कुछ भी है, वो कभी भी आप रासायनिक उर्वरकों के साथ ना मिलाएं। उसको हमेशा गोबर की खाद के साथ मिला करके खेत में डालें, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह की चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जिनको आप देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।